रिपोर्ट का। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी केशव प्रसाद मौर्य के बगावती तेवर की। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद भी यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बगावती तेवर बरकरार हैं। नड्डा से मिलने के बाद मौर्य ने फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर संगठन को सरकार से बड़ा बताया है। 3 दिन पहले भी मौर्य ने कार्य समिति की बैठक में यही बात कही थी और इसके बाद मौर्य को नड्डा ने मंगलवार को दिल्ली बुलाया था। दिल्ली दरबार में दोनों के बीच 1 घंटे तक बातचीत हुई, जिसमें आलाकमान ने सरकार और संगठन के बीच तालमेल बैठाने की नसीहत दी थी। बावजूद इसके केशव प्रसाद मौर्य ने फिर से पोस्ट लिखकर सियासत को हवा दे दी है। सियासत के सुलगते शोलों की लपटों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मुद्दे को लपक लिया है। अखिलेश ने तंज कसते हुए पोस्ट किया है, बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य के बगावती तेवर से पार्टी आलाकमान काफी नाराज है, क्योंकि इसकी वजह से संगठन और सरकार को नुकसान हो रहा है। बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य के बगावती तेवर 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही देखे जा रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से मौर्य के तेवर ज्यादा सख्त हो गए हैं। चुनाव के बाद से मौर्य कैबिनेट की बैठक में नहीं जा रहे हैं। लखनऊ में रहने के बाद भी एक बार भी मौर्य मीटिंग में नहीं गए। पौधारोपण कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी ने बैठक बुलाई, उसमें भी केशव गैर हाजिर रहे। वहीं अब मौर्य के तेवर के कई मायने निकाले जाने लगे हैं। एक और केशव प्रसाद मौर्य के बगावती तेवर हैं, दूसरी ओर सीएम योगी का एक्शन है। जहां एक तरफ मौर्य ने एक्स पर पोस्ट लिखकर सियासत को हवा दे दी है, तो वहीं दूसरी ओर सीएम योगी ने उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की है। एक्शन और तेवर के बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या मौर्य के ऐसे तेवर से सरकार को नुकसान हो रहा है? मौर्य ऐसे तेवर दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं? आज इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट जरा देखिएगा। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो चली हैं, जहां एक तरफ उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जद्दोजहद में जुटे हैं, वहीं केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उनके बगावती तेवर देखने को मिले। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक न सिर्फ बड़े दरबार में केशव प्रसाद मौर्य अपनी गुहार लेकर पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आए। खासतौर पर उपचुनाव को लेकर जिन मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया था, उनके साथ एक बैठक की और जिसमें खासतौर पर दिशा निर्देश दिए गए कि कैसे ऑपरेशन विजय यानी उपचुनाव को लेकर 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा पाए, इसको लेकर जमीनी स्तर पर किस तरह से कामकाज किए जाने हैं। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री ने खुद 5 कालिदास मार्ग अपने सरकारी आवास पर एक ब्रीफिंग की उन मंत्रियों के साथ जिन्हें प्रभारी बनाया गया है। देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में मची इस सियासी कशमकश का आखिर क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो अब इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस बीच कई महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राजनीति में जब कोई नेता इस तरह के बगावती तेवर दिखाता है, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिखाता है, और जबकि उससे पहले मीटिंग होती है, मीटिंग में तमाम तरह की बातें कही जाती हैं कि आप पब्लिक डोमेन में किसी तरह की कोई बयानबाजी ना करें, कोई ऐसा कमेंट ना करें, लेकिन इसके बावजूद ठीक 3 दिन के बाद आप इस तरह की प्रतिक्रिया दे देते हैं, तो उसके क्या मायने हैं वो जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हेमंत मिश्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिया मंजरी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गई है। जिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ही का रुख कर लेती हूं मैं। जिया जी, इस तरह की जो खटपट होती है, जब कोई नेता किसी वजहों से नाराज होता है, फिर वो अपनी नाराजगी पब्लिक डोमेन में दिखाता है, कई तरह के सवाल अंदर खाने खड़े होते हैं। विपक्ष को एक बैठे बैठाए मुद्दा भी मिल जाता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, चुनाव नजदीक हैं, परचम फहराने की कोशिश बीजेपी की तरफ से होगी, लेकिन इस बीच एक नेता की नाराजगी, और वो भी इस तरीके से, कैसे देख रही हैं आप? देखिए, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आंतरिक संगठन और पार्टी के अंदर जो मखौलियत चल रही है, जो बौखलाहट चल रही है, उसको जनता के सामने भी और दूसरी पार्टियों के सामने ला रही है। उसके कई कारण रहे हैं। कई बार योगी आदित्यनाथ ने ये बोला है कि हाँ, मैं ठाकुर हूँ और मुझे गर्व है, किंतु इस चीज को किस तरीके से जनता ने लिया और किस तरीके से पेश किया गया, SC ST OBC ने उसको कितना स्वीकारा और जनता ने कितना नकारा, इन सभी पैमानों पर पिछले इलेक्शन में जिस तरीके से नतीजे आए, इसमें एक चीज ये भी वाली है कि वो जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, जो टिकट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, वो किसके द्वारा रहा, उसमें मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन स्टेट का रहा या सेंटर का रहा। तो कहीं ना कहीं
बाहरी रूप से ये दिखाई देता है कि सेंटर और स्टेट एक सामंजस्य में काम नहीं कर रहे हैं और इस प्रकार स्पर्धा जो हो रही है, ये प्रतिस्पर्धा काफी लंबे समय से चली आ रही है। इसका कारण ही ये है कि इतना मुखर होकर के इस प्रकार से मौर्य जी बोल रहे हैं। जी हमारे साथ हेमंत मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हेमंत जी, आप किसी भी पार्टी का इस वक्त हालात उठाकर देख लें तो कमोबेश इसी तरह के हैं। कहीं ना कहीं नाराजगी जो है अंदर खाने नेताओं में रहती है, कोई बाहर बोल देता है, कोई अंदर खाने आपस में ही लड़ता रहता है। तो ये स्थिति अब हर पार्टी में बनी हुई है। आप इस लड़ाई को किस तरह से देखेंगे? देखिए, विपक्ष का जो काम होता है वो सीधे तौर पे सत्ता के द्वारा जनता के मूलभूत सुविधाओं या मूलभूत अधिकारों के प्रति अगर उनका नकारात्मक रवैया रहता है तो उसको इंगित करते हुए विपक्ष जो है उनको बताता है कि हाँ, इस तरीके से करिए। यही कारण रहा कि अभी जिस तरीके से डिजिटल अटेंडेंस का मामला था, या लखनऊ के अंदर जिस तरीके से फॉरम नगर और ये सब मामला हुआ अभी, तो उसमें विपक्ष के द्वारा सवाल उठाने पर ही भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा। तो मैं समझता हूं कि जो असल नब्ज है वो ये है कि जनता को उनकी मूलभूत सुविधाएं मिल ही नहीं रही और ये अपने आप की सिरपटौल के लिए जनता से विमुख हो रहे हैं। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये किसी इशारे पे हो रहा है, ये तो उनका आंतरिक मामला है, मुझे नहीं टिप्पणी करनी चाहिए। कोई किसी को मुख्यमंत्री बनाए, किसी को अध्यक्ष बनाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कांग्रेस को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो सही बात यही है कि जनता का विश्वास उत्तर प्रदेश की सरकार खो चुकी है और उसको दोबारा पाने का प्रयास ना करके एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना कि साहब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये सब खेल चल रहा है। नुकसान अल्टीमेटली जनता का हो रहा है। जिया जी, ये जो पूरा का पूरा माहौल इस वक्त बना हुआ है, देखिए पृष्ठभूमि तो बहुत पुरानी है। जैसे कि आपने भी कहा, मुख्यमंत्री बनने की एक वक्त पर लड़ाई थी और फोन जो है वो इस वक्त जो मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उनको चला जाता है और डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो जाते हैं। महत्वाकांक्षा राजनीति में सबकी होती है, लेकिन ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार के चुनावों में, लोकसभा चुनावों में जो नतीजे आए हैं उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की बदली बदली फिजा नजर आई है। और क्या यही कारण है कि आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश हो रही है? जी बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से मुखर होकर के केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, उसका सीधा सीधा एक पहलू ये दिखता है कि शायद सेंटर से उनकी ट्यूनिंग योगी आदित्यनाथ जी से कहीं ज्यादा मजबूत है। मजबूत है या फिर कमजोर है, इसको मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से भरोसा योगी आदित्यनाथ पर बार बार जताया जाता है मोदी की तरफ से, तो क्या ये टीस है या फिर लग रहा है कि हाँ, मेरा वर्चस्व ज्यादा है और मैं ज्यादा अपने आप को इस सिचुएशन में उभार सकता हूँ? देखिए, आपदा में अवसर तो ऑफ कोर्स वो तलाश ही रहे हैं, क्योंकि उनका कहना यही, एससी एसटी ओबीसी किस तरीके से इस बार सपा के खेमे में चले गए, कांग्रेस के खेमे में चले गए उनके वोट्स, तो इसका जो नुकसान उठाया है उस मुद्दे को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है। भले ही हर स्टेट में ऐसी डिमांड होती हो, ऐसी मांग होती हो कि हमें योगी जैसा सीएम चाहिए, लेकिन इस बार के जो चुनावी नतीजे आए उसने सभी को चौंका दिया और उसके कारण देख करके, उसके कारण खोज करके और प्रतिस्पर्धा, ये जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, ये उसका रीजन है। अब देखना ये है कि सेंटर से किस प्रकार से इसको लिया जाता है और इसके क्या वजह बताई जाती है, क्या योगी आदित्यनाथ को बदला जाता है या नहीं। जिस प्रकार से जनता पसंद कर रही है सारे देश की योगी आदित्यनाथ के मजबूत कदमों को, आप देखें चाहे बुलडोजर जहां पे चलाए हों अवैध कंस्ट्रक्शंस के ऊपर, या जितने भी उन्होंने मदरसे बंद किए हों, या इस प्रकार की जो भी एक स्ट्रिक्ट कदम लिए हैं उन्होंने अवैध कामों के अगेंस्ट में, चाहे वो उन्होंने जितने भी माफियाओं के ऊपर एक्शंस लिए हों, उसको सभी ने सराहा है। लेकिन पिछले चुनाव के अंदर जो जातीय समीकरण हुआ है, उस जातीय समीकरण का डेफिनेटली एक आपदा में अवसर की तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब ये देखना ये है कि इसमें रुझान मोदी जी का योगी जी के लिए या अमित शाह जी का कितना रुझान है योगी जी के लिए या फिर मौर्य जी के लिए।
अच्छा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये एक बड़ा ही डिसाइसिव मोड पर रहने वाली सिचुएशन हो जाती है किसी भी आला कमान के लिए कि वो किसकी तरफ जाएं। और कमोबेश ये स्थिति हर पार्टी में कहीं ना कहीं बनती है जब एक जैसे से एक ही कद के नेता आपस में इस तरीके की प्रतिस्पर्धा करते हैं। और फिर जिस तरीके से हेमंत जी कह रहे हैं कि इसका पूरा खामियाजा जो है वो जनता को भुगतना पड़ता है। हेमंत जी, कांग्रेस पार्टी में क्या सब कुछ ठीक है क्या? सारे राज्यों में वहां इस तरह की स्थिति नहीं है क्या? मुझे तो लगता है अभी तक ऐसी कोई स्थिति सामने नहीं आई है, क्योंकि हर पार्टी के अंदर मैं ये बात बिल्कुल तहे दिल से स्वीकार भी करता हूं कि हर पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहता है। लेकिन अगर आर यू रियली कॉन्फिडेंट हेमंत जी की कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक है? मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं। और पार्टी के अंदर एक फोरम होता है, उस फोरम पे हम लोग आपस में बैठ करके देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या होती है। लोकतंत्र में सभी लोग एक दूसरे की, ठीक है हमारी भावनाएं दूसरे व्यक्ति की भावनाओं से हो सकता है मैच ना करें, लेकिन क्या उसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको लाउड स्पीकर लगा करके हम उसको बाहर करें, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में आज क्या बात कर रहे हैं हेमंत जी? आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी पार्टी में क्या लीडर्स खुलकर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं? मुझे लगता है जिस तरीके से आपके यहाँ पर होता है ऐसा तो कहीं नहीं होता है। और आप बार बार उसको लोकतंत्र की दुहाई भी देते हैं कि ये तो हमारा पार्टी का अपना लोकतंत्र है, अपनी आजादी है सबकी कि वो कोई भी बात किसी भी वक्त कह सकता है। मैं जरा आपको हरियाणा घुमा लाऊं, जरा आप राजस्थान चलिए, आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं केवल उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इतना जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से दौड़ भाग चल रही है चूहा बिल्ली की, वो चीज जो है वो पार्टी के अंदर इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। मैं आपकी बात पे इतना जरूर कहूंगा कि अभी जिया जी ने जो मामला बताया उसमें मैं बताऊं कि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उसको उठा करके देख लें कि पिछले 7 वर्ष के दौरान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में क्राइम रेट किस तरीके से बढ़ा है। देखिए, बुलडोजर किसी भी समस्या का निदान नहीं होता है जब तक कि आप कानून को सख्ती से पालन ना कराएं। कानून में सजा का प्राविधान है, कानून उसके हिसाब से उसको पकड़ा जाए, मुलजिम को सजा दी जाती है। लेकिन आप ये भी मान करके चलें कि हिरासत में मौतें भी सबसे ज्यादा योगी जी की सरकार में। ठीक है, जिया जी कुछ कह रही है, मैं आपको एक बार बीच में रोकना चाहूंगी, फिर आप अपनी बात पूरा कीजिए प्लीज। जी देखिए, लंबे से जब अवैध कॉलोनियां बसाई गई, बहुत लंबे समय से, कई वर्षों से, कई दशकों से, और इस प्रकार से वक्फ बोर्ड के द्वारा जो अनाधिकृत जमीनें हड़पी गईं, वो किस तरीके से हड़पी गईं और उनको हटाने का और क्या तरीका हो सकता है। मैं पूछना चाहूंगी कि इस प्रकार के द्विपक्षीय या दो तरफा जो तरीके अपनाए गए हैं पूर्व की सरकारों द्वारा भी, वो क्या सच में जन माननीय है? क्या वो मानने योग्य है? क्या वो आपको लगता है जन समान है? आपने जिस प्रकार से काम किया है, कांग्रेस ने भी जिस प्रकार से काम किया, वक्फ बोर्ड का जब गठन हुआ तो किसके इसमें कार्यकाल? जवाब दीजिएगा हेमंत जी। सबसे पहली बात तो मैं सवाल उठाया जिया जी ने। क्या मैं बिल्कुल मैं जवाब दूंगा। सबसे पहली बात तो मुझे ये बता दें कि क्या कानून कहीं कोई चीज है या नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूं कि कानून। एक मिनट जिया जी अब आप सुन लीजिए, अब जिया जी सुन लीजिए, आपने अपनी बात रखी, अब आप सुन भी लीजिए। कानून में किसी भी व्यक्ति को बेदखल कैसे किया जाता है इसका स्पष्ट जो है उल्लेख सीपीसी में भी दिया हुआ है। आप बगैर कानूनी प्रक्रिया अपनाए किसी को बेदखल कर देंगे, ये कानूनी प्रक्रिया के भीतर हो गया। पहली बात, क्या किसी भी व्यक्ति को रहने का अधिकार है? मैं आपको बता दूं कि अभी आपने जो कॉलोनी का नाम लिया, जहां तक मुझे जानकारी आ रही है कि गोमती रिवर फ्रंट के आधार पर किया गया, नाले के ऊपर जो चीज की, आखिर क्या दे रही कि आपको वहां बैठ कुछ करना पड़ा? तो याद दिलाऊं, 1985 में मंदिर अधिग्रहण कानून कौन लाया था? देखिए, ठीक है, ये नई बहस छिड़ गई है, नई बहस छिड़ गई है, इस पर हम फिर बात करेंगे। आज हम केशव मौर्य पर बात कर लेते हैं। जिस तरीके से जिया जी बैक टू द टॉपिक प्लीज। जनता पार्टी की सरकार में गायब हो जाता है, ये जिम्मेदारी भी सरकारों की ही है। ठीक है, ओके हेमंत जी, नहीं है। संगठन की बात कर रहे हैं, संगठन के साथ साथ कार्यकर्ताओं को रिझाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मुद्दा एक अलग मुद्दा है, आज की बहस का मुद्दा कुछ अलग है, इस पर आ जाते हैं। हेमंत जी बात आई है तो जवाब आएगा। ठीक है जिया जी, संगठन ठीक है, मैं थोड़ा और डाइवर्ट करना चाहूंगी सर, मेरे पास वक्त की भी कमी है और ये थोड़ा डिरेल हो जा रहा है। उनपे जब प्रश्न चिन्ह लगाए गए तो उनके ऊपर लाठियां बरसी। आप बताइए हमें, आप अयोध्या के अंदर कॉरिडोर के नाम पर आपने लोगों को उजाड़ दिया।
ठीक आज है, वहाँ पे जी, अगर ठीक है, ये जनता ने अगर उसका ठीक है। रेफरेंडम अगर उनके खिलाफ किया तो और उनको आप कह देंगे कि जरा साहब वो तो समझिए, है ही एक राजनीतिक विश्लेषक पर आप ये बात नहीं कह सकते। ये कोई बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ नहीं बैठी हैं, ये राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये आपके पार्टी का भी विश्लेषण कर रही हैं, जिस ये तरीके की बीजेपी का भी बातचीत की विश्लेषण जाती कर है, रही हैं। अगर आप वाइज होकर के बात करेंगे तो वो चीज थोड़ी सी गलत। ठीक है, ये आप ही की आप बात उस पर का जवाब दे सीधी रही थी, रखिए। थोड़ा सा फैक्चुअल तरीके से दे रही थी, नहीं, तथ्य मैंने के तो साथ दे रही कानून की थी। बात की, ठीक है, मैंने ठीक है, कानून की बात की, ठीक है, मैंने बिल्कुल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं की, मैंने कानून की बात की। ठीक है। जिया जी, संगठन की बात कर रहे हैं, संगठन के साथ साथ कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। ये क्या लगता है आपको, कार्यकर्ताओं को रिझाने के लिए जो संगठन और कार्यकर्ताओं का एक कंपैरिजन शुरू कर दिया है केशव प्रसाद मौर्य ने, किसका कितना फायदा आप देख रही हैं मिलेगा केशव प्रसाद मौर्य को? पूर्व में नड्डा जी द्वारा दिया गया एक बयान बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ा कि हम आरएसएस के सहारे काम नहीं करते, हमें पहले आरएसएस की आवश्यकता होती थी, अब हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। और ये चुनावों में देखा कि उसका नतीजा क्या रहा। बीजेपी सभी नेता ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से आरएसएस को वापस से समन्वय में लाया जाए, और इस प्रकार की बयानबाजी सिर्फ उसी काम को करने के लिए हो रही है कि किस प्रकार से आरएसएस उनके समन्वय में आकर के आने वाले इलेक्शंस में काम करे, नहीं तो नतीजा फिर से भयानक हो सकता है। हेमंत जी, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि कहीं भी इस तरह की स्थिति कांग्रेस पार्टी के भीतर नहीं है, हमारे जो नेता हैं वो एकजुट हैं, कार्यकर्ता हैं वो एकजुट हैं, लेकिन पार्टी में जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तो आपको क्या लगता है कि कार्यकर्ता को एक डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती है, उसका एक ट्रस्ट जो है उसको कहीं ना कहीं ठेस नहीं पहुंचती है कि जब वो सबको एक फिगर में देखते हैं और उसके बाद जब नेता एक दूसरे में बटे हुए नजर आते हैं तो कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी उलझन भरी स्थिति नहीं हो जाती है क्या? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब रहबर जो हैं, जिनके ऊपर पूरे संगठन पूरा दायित्व चला आ रहा है, जब वही अगर उस चीज को हवा देंगे तो फिर उस हवा को बुझाएगा कौन, उसके रुख को मोड़ेगा कौन? यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थिति है वो तो केंद्रीय नेतृत्व और स्टेट नेतृत्व के ऊपर है। आरएसएस को कभी करार दिया जाता है कि वो किनारे लगा रहे हैं आरएसएस को, वो नहीं मानते, वो नड्डा जी का बयान, इन सब का परिप्रेक्ष्य अगर देखेंगे तो जो केंद्रीय नेतृत्व है ये तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी पार्टी के लोगों को बताए कि साहब भाई इस तरीके से ना करें। अगर वो कहीं पर उसको हवा दे रहे हैं, अगर उसको नहीं रोक रहे हैं तो यही माना जाएगा कि उनकी रजामंदी है। और ये तो केजरीवाल जी ने चुनाव के बीच में ये बात कही भी थी कि योगी जी को हटाने की बात हो रही है। लेकिन 3 दिन पहले मीटिंग होती है, पब्लिक डोमेन में कोई इस तरह की बात ना कही जाए, ये बात तो आलाकमान की तरफ से कही जाती है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि हमकी कोशिश नहीं हो रही है। मंथन में एक आदमी नसीहत दे रहा है कि साहब संगठन बड़ा होता है, एक कह रहा है मुख्यमंत्री बड़ा होता है। तो ये उनके आपस का मामला है, वो लोग अपने हिसाब से उस चीज को निपटे। हम लोग तो वेट एंड वॉच वाली पोजीशन में है, देख रहे हैं। अभी तो हमने एक खबर पढ़ी है साहब कि उसमें हिंदू युवा वाहिनी को दोबारा से पुनर्जीवित करने की बात कही जा रही है। तो ये सब बातें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम चल रहा है इस पे केंद्रीय नेतृत्व को अपना निर्णय लेना चाहिए। जिया मंजरी जी, केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी बड़ी दुविधा की स्थिति होती है जब एक ही तरह के नेता जब आपस में इस तरह की रसल की सिचुएशन आ जाती है, और वो भी तब जब एक हाई टाइम होता है आपके लिए, चुनावों का समय नजदीक है और वहां पर आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव में थोड़ा एक जिस तरीके का एक्सपेक्टेशन था वैसा परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो क्या लगता है आपको कि उस उलझन भरी स्थिति में कालाकमान के लिए क्या बड़ा चैलेंज हो जाता है? देखिए, ऐसा है, सभी पार्टियों का और सभी नेताओं का एक डिस्क्रिप्शन या कह दीजिए एक उनके पीछे की जो फॉलोइंग है वो अलग अलग प्रकार से सभी जातिगत है। जैसे सपा के अंदर यादव बहुल्य माना जाता है, आपको भी पता है। कांग्रेस के अंदर आपको पता है कि मुस्लिम बहुल्य माना जाता है। बसपा में बहुल्य माना जाता है। उसी प्रकार से देखिए, हर नेता का भी एक अपना वोट बैंक होता है। अब उस वोट बैंक के द्वारा कितना समर्थन मिल रहा है और नहीं मिल रहा है उसके ऊपर विचार करने की बात है। बीते दिनों में राजपूत और जो ठाकुर संगठनों का जो एक द्वेष चला रहा है बीजेपी के साथ में, नुकसान बहुत हुआ है इस बार बीजेपी को। चाहे वो गुजरात में कुछ राजपूतों की गिरफ्तारी हुई हो, चाहे वो गोगामणि की हत्या हुई हो, और इस प्रकार के कई सारे जो इस प्रकार के वाकये हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं दिखता है कि राजपूत और ठाकुर जो वोट्स हैं वो बिखरते दिख रहे हैं, जिसका नुकसान सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को भी दिखाई दिया है और उसी की वजह से ऐसा हुआ है। अब देखने की बात यह है कि किस प्रकार से वोट बैंक बटा हुआ है और कितने जल्दी आने वाले इलेक्शन से पहले इन वोट बैंक को या फिर ये जो बीच में द्वेष आए हैं जातिगत, उनको
आया जा सकता है। जनता के मन से उसको साफ करने के लिए किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ कदम उठाते हैं और किस प्रकार से उसका फायदा ये जो उठाने के लिए एक कास्ट के बेसिस पे पोलराइजेशन दिखाई दे रहा है, इस पे भी थोड़ा मैं आपसे समझना चाहूंगी। जी बिल्कुल, मैंने जैसे बताया आपको, देखिए कि इस बार जैसे कि बसपा बिल्कुल निष्क्रिय हो गई थी। अब देखें, उसका फायदा सपा को हो, उसका फायदा कांग्रेस को हो गया। तो ये भी देखना है कि अगर मुझे लगता है बीजेपी को अगर अलायंस की भी जरूरत है तो छोटे घटक दलों को समाप्त करने की बजाय उनको कहीं ना कहीं कर चलें तो शायद आने वाले इलेक्शंस में उनको ज्यादा फायदा होगा। और जितनी भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि राजपूत समाज या ठाकुर समाज में, ब्राह्मण समाज में भी आप देखेंगे कि कुछ गिरफ्तारियां, कुछ हत्याएं ऐसी हुई थी जिनकी बहुत बड़ी खबरें बनी थी और बहुत कई जगहों पर इस प्रकार की चीजें आई थी। तो उसको भी समन्वय में लाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो गैप है योगी आदित्यनाथ के प्रति विरोधास्पद जो स्थितियां बन रही हैं और जो कि खुल के कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ प्रतिद्वंदी बोल रहे हैं या कह दीजिए कि जो उनसे राजनीतिक प्रतिद्वंद रखते हैं वो बोल रहे हैं। बाकी जनता में खुसफुसाहट है, बाहर आकर के कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन उस खुसफुसाहट को शांत कैसे किया जाए, ये केंद्र और राज्य को मिलकर के करना पड़ेगा। जी हेमंत मिश्रा जी, राजनीति में जब इस तरह की स्थिति बनती है, क्योंकि कोई भी पार्टी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इससे अछूती नहीं है, बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा भी विपक्ष को मिल जाता है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि ये आपदा में अवसर सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य के लिए ही है, या फिर कांग्रेस पार्टी भी जिस तरीके से एक ऑप्टिमिज्म में है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपने आप को बड़ा बेहतर सिचुएशन में देख पा रही है, तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए भी ये एक मौका भुनाने वाली सिचुएशन बनने वाली है? देखिए, मुद्दा वो मीडिया के लिए हो सकता है, मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए जो मुद्दे हैं वो मुद्दे बहुत हैं। सबसे पहला मुद्दा महंगाई है, फिर बेरोजगारी है। हम इन चीजों पे अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम जनता के लिए संघर्ष करने की बात कर रहे हैं। हम कहीं कोई इस तरीके का सिरपटौल नहीं है कि कहीं हमने उस तरीके से कर दिया हो या ये कर दिया हो। जहां जहां जैसी स्थितियां रहती हैं, आपसी तालमेल के साथ में उसको निपटा लिया जाता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जनता के मुद्दों का नुकसान हो रहा है इस सिरफुटौल से, और इस सिरफुटौल से जो जनता का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई नहीं हो पा रही। जो अभी आप देखिए, जो चुनाव, अभी उपचुनाव हुए, 13 सीटों पे उपचुनाव हुए, 13 में से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बड़ी खराब रही। तो ये अभी भी 2024 के चुनाव में ठीक है, मोदी जी तीसरी बार सत्तासीन हो गए, लेकिन आप देखिए कि ग्राफ किस तरीके से गिरा। खुद बनारस के अंदर आप खुद चुनाव 1.5 लाख वोटों बामुश्किल तमाम जीत पाए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इससे इंगित करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें जनता के लिए जो उन्होंने वादे किए थे उससे वो पूरी तरीके से खरे नहीं उतरे, जिसकी वजह से जनता ने अपना बहुमत दिया। अब रही बात हो जाती है कि उन्होंने कहा कि साहब की जो बयानबाजियां हुई और जिस तरीके से उनके पिछले कार्यकलाप थे, उनके आधार पर जनता ने निर्णय लिया। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बीएसपी या बीजेपी, ये सब चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो सही बात ये है कि जनता के साथ अगर जो लड़ेगा, जनता के साथ खड़ा रहेगा। भाई अभी आपने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम बाहुल्य है, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी सन 19 आजादी के बाद से लेकर के अब तक समाज के सभी वर्गों को लेकर के साथ चली है, और समाज के सभी वर्गों को लेकर के ही उन्होंने वोट को किया है। ठीक है, चलिए, मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया जिया मंजरी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो केशव प्रसाद मौर्य के बगावती सुरों ने एक बार फिर से राजनीति तेज कर दी है। क्या इस समय पर जो एक पुराना एक इतिहास रहा है, एक पुरानी रसल रही है, या फिर से वो ताज़ा हो गई है, या फिर हम कहें कि केशव प्रसाद मौर्य एक नया अवसर तलाशने की कोशिश में चुनावों के ठीक पहले नजर आ रहे हैं? फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर हूं।